ये क्या चीज़ है? हल्दी। अच्छा हल्दी है वो। अरे तो वीडियो करना चाह रहे हैं। हाँ नहीं अभी वो समझाएंगे ना प्रैक्टिकल ये कि खुद को उसी टाइम ये डेट लगनी कितनी मिलेंगी कितनी भी जाएगा और थोड़ा और 4-5 कदम और आगे बढ़ जाओ। हाँ ये हाँ वहाँ तक सकते हैं। बस पैर आपका रास्ते में होने चाहिए देखिए अब आप वीडियो बना लीजिए ये रास्ता ये सीधा रास्ता और आगे तो ये क्या लिखा है और आगे तक उनकी सीट तक आ जाएगा। कुंदरू की बेल है। मल्टीलेयर दिखा रहा है। थोड़ा सा और चलो बढ़ जाएंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा और बढ़ेंगे। थोड़ा और आगे सारे लोग ना अभी जो लोग रह गए ना तो यहाँ क्या करना आगे आगे लोग बैठ जाएंगे और फिर पीछे वो लोग खड़े हो जाएंगे। देखो हमारे पास वक्त कम है आप मोबाइल को साइलेंट कर लिया आपने ना बहुत गंभीरता से इस बात को समझना कि हम आपको यहाँ समझाने जा रहे हैं। दूसरी बात जो है सवाल जो है ना जब हमारी पूरी बात खत्म हो जाए तो हम 2-3 मिनट में आपके कुछ सवाल ले लेंगे बाकी के सवाल आप मोटे मोटे जो हो वो नोट डाउन कर लेना ठीक है। तो जब हम लोग उस सेशन में बैठेंगे तो उस समय तक हम अपने सवाल कर लेंगे ठीक है। मल्टीलेयर फार्मिंग का जो फॉर्मूला है या मल्टीलेयर फार्मिंग वास्तविकता में क्या है ये हम यहाँ पे समझते हैं। मल्टीलेयर फार्मिंग जैसा हम शहरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं सो सेम हम यहाँ पर मल्टी स्टोरी फार्मिंग करते हैं। जैसे हमने 1000 स्क्वायर फुट पर 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी उसको हमने बोला कि 5 स्टोरी बिल्डिंग है या 10 स्टोरी है या जो भी है ना। तो हमने एक उसके ऊपर हमने कई मकान बना दिए सो हमने मतलब कई फ्लैट बना दिए तो 1000 स्क्वायर फीट जमीन में पता चला 5 फ्लैट बेच दिए तो हमने 1000 स्क्वायर फीट जमीन को 5 बार बेच दिया 5000 स्क्वायर फीट में बेच दिया ठीक है। सो सेम चीज जो है ना मल्टी लेयर में भी ये यहाँ पर होती है। इसमें भी हम क्या करते हैं एक ही जमीन पे एक साथ उसी जमीन पर उसी हिस्से पे जमीन की परत पर कोई सतह पर अलग फसल उगाते हैं जमीन की सतह के नीचे अलग फसल उगाते हैं और इसके ऊपर अलग उगाते हैं और इसके ऊपर अलग उगाते हैं। सो इस तरह से ये हम फसलें उगाते हैं। अब इन फसलों को उगाने के लिए एक हमें बेसिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है ठीक है ढांचा बनाते हैं। आप एक कॉमन बात ये समझ सकते हैं कि जैसा कि हमारे लिए एक अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती कि नहीं होती। ऐसा तो है नहीं कि हम लगातार तेज धूप में काम करते रहें ऐसा भी नहीं है कि लगातार हम तेज बारिश में लगातार पानी में भीगते हुए काम करते रहें ऐसा भी नहीं है कि घर में बैठ के छाया काम करते रहें। हमारी बॉडी को चलने के लिए या चलाने के लिए एक अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। मतलब हमें उतनी ही मात्रा में धूप चाहिए उतनी मात्रा में भोजन चाहिए उतनी मात्रा में छाया चाहिए पानी चाहिए सब कुछ चाहिए है कि नहीं है। सो हम अपना कंफर्ट हमेशा ढूंढते रहते हैं। जहाँ तेज धूप लगी तो हम छाया में जाने की कोशिश करते हैं ज्यादा छाया लगी तो हम धूप में जाने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिला के हम अपने लिए क्या करते हैं एक अनुकूल वातावरण खोजते हैं और उसी अनुकूल वातावरण में हम सहजता के साथ में काम कर पाते हैं। सही है कि नहीं है। अब हमारे लिए ये अगर उत्पादन लेना है और क्वालिटी ऑफ फूड के साथ में हमें काम करना है उत्पादकता एक अलग विषय है कि हमें प्रोडक्टिविटी लेनी है। दूसरी बात हमें क्वालिटी भी लेनी है ये भी इम्पोर्टेंट हमारा मुद्दा होना चाहिए क्योंकि
प्रोडक्टिविटी पे तो 60 सालों से काम हो रहा है लगातार, और हमने इतनी प्रोडक्टिविटी कर ली है कि अनाजों के गोडाउन हमने भर लिए हैं, और अनाज को अनाप शनाप तरीके से हम जो है ना उसको वो कर रहे हैं, है ना, रुपए किलो हम जो है ना अनाज देख रहे हैं हम लोग, बट रहा है। और फिर उस अनाज की वैल्यू जो होती है वो सभी लोग जानते हैं, पता चला गाय उसको खाती है, जानवरों को दिया जाता है, मतलब बहुत अलग टाइप से। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारा उत्पादन फुल फ्लैश तरीके से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर अब हमें क्वालिटी ऑफ फूड की तरफ रीच करना चाहिए। उत्पादकता के साथ में गुणवत्ता पे काम करने की आवश्यकता है। तो गुणवत्ता से आप कैसे बनेंगी? खुले में खेती आप करते हो, तेज मौसम का, तेज बारिश का, तेज ठंडी का फसल पर प्रभाव पड़ता है, और उस कारण से उसकी जो चमक है या जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं आ पाती है जितनी प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में आती है। और प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के लिए हम लोग अभी वर्तमान में क्या करते हैं, पॉली हाउस बनाते हैं, नेट हाउस बनाते हैं, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जो एक मार्जिनल फार्मर बेयर भी नहीं कर सकता। और वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे पर्यावरण को भी हानि होती है, और उसमें जो पैदा होने वाला अनाज है वो क्वालिटी तो आती है उसमें, दिखने में तो वो बहुत सुंदर होता है, पर वो वैसे ही होता है जैसा एक एसी का आदमी होता है, कि दिखने में तो वो बहुत सुंदर होता है, पर उसमें बहुत ज़्यादा कहने चाहिए फिजिकली पावर नहीं होती है, हाँ इम्यूनिटी जिसे बोल सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो ठीक उसी तरह पॉली हाउसेस में उगने वाले अनाज के साथ में भी होता है कि वो दिखने में बहुत अच्छा होता है, पर उसमें इम्यूनिटी पावर नहीं होता है, मतलब सस्टेन करने की अनाज में, ठीक है। सो हमने क्या करना है कि पौधों के लिए एक ऐसा नेचुरल एनवायरनमेंट बनाना है जिससे मौसम का प्रभाव फसल पर ना हो सके, या हम उसको दूसरे शब्दों में कहें, मौसम का जो बुरा असर है वो फसल पर ना हो सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले नंबर तो ये बांस का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बांस की जगह पर आप कोई भी बैम्बू या कोई भी लकड़ी या किसी भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि लकड़ी लंबी होना चाहिए, बिर्थ 1 से 1.25 इंची मोटी होनी चाहिए, और ठोस होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, पोला नहीं होना चाहिए अगर आपने बांस लिया तो हमने ये 5x6 पर लगाना है। तो 5 फीट हमने कर दी ये रो टू रो डिस्टेंस, और ये प्लांट टू प्लांट मतलब ये बैम्बू टू बैम्बू वाली डिस्टेंस कर दी हमने 6 फीट। तो 5x6 के एक आइडल पैरामीटर पर हमने ये लगा दिए। अब ये लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे हम घरों की नींव डालते हैं तो नींव को क्या करते हैं, मजबूती के साथ में पिलर डालते हैं, और पिलर के साथ में मजबूती से वो ज़्यादा तेज मसाले के साथ में उसको बनाते हैं, क्योंकि भैया इसी पे पूरी दीवार टिकनी है। तो हम क्या करते हैं कि जब हमारा जो चारों तरफ का जो बैम्बू है, जो आखिरी वाला बांस है, उसको हम बहुत मजबूती के साथ में लगाते हैं, और ऊपर जो है ना हम नींव के रूप में एक आड़ा बांस डालते हैं जो कि 6.5 फीट हाइट पे होता है। तो हमने 6.5 फीट हाइट पे ऐसे चारों तरफ इसको पूरे, ये 1 एकड़ का मॉडल है, पूरे 1 एकड़ के एरिया को हमने घेर दिया। जब हमने पूरे 1 एकड़ के एरिया को हमने एक बॉर्डर वाले बैम्बू से घेर दिया, तो फिर जाके अब हमें क्या करना, उस नींव को पकड़ के ही हमें अपनी आगे के सारे काम की मजबूती तय करनी है। तो हम क्या करेंगे, बाहर से इस बैम्बू को बांध के और खींच के एक स्टे से बांध देंगे। स्टे में क्या करते हैं, एंगल लेते हैं 2.5 फीट के, और उसको अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा ठोक देते हैं, और इधर के बैम्बू को ऐसा खींच के यहाँ पे बांध देते हैं, तो इसकी पकड़ बन जाती है। तो अगर हवा चलती है तो इस तरफ से हवा जो है इसको पकड़ के रखेगी, और ये काम एक तरफ से नहीं चारों तरफ से हम कर देते हैं। ये बाहर की साइड है, अभी यहाँ से आपको नहीं दिखेगा, तो बाहर की साइड है, मतलब खींच के हमने बांस से उसको तार से खींच के अपोजिट डायरेक्शन में उसको बांध रखा एंगल से। आपने मिलिट्री के तेंबू देखे होंगे, ठीक है, क्या होता है, वो खींच के ऐसे बांध देते चारों तरफ से, हवा चलती है साहब, किसी भी डायरेक्शन में वो नहीं हिलता डुलता। तो ठीक उसी तरह से हमने इसमें भी वही काम करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि फिर उस वाले बैम्बू से हम पकड़ के एक मोटा वायर लेंगे जो कि 16 गेज का या 18 गेज का होता है, और ये जो बैम्बू टू बैम्बू है, इन बैम्बू टू बैम्बू ले जाएंगे स्ट्रेट, इस वाली लाइन से शुरू करेंगे और इसी लाइन में अंत में उसकी सीध में खत्म कर देंगे, ठीक है। और फिर जाके क्रॉस में 6-6 इंच के अंतर से ये क्रॉस में 20 गेज का वायर बुनेंगे, ठीक है। ये आयरन का वायर होता है, और अनपॉलिश्ड वायर आपको इसमें लेना पड़ता है, या पॉलिश्ड भी ले सकते हैं, पर शर्त ये है कि जीआई हो और लूज हो। लूज मतलब ये मुड़ना नहीं चाहिए, मतलब सॉरी बहुत
कड़क नहीं होना चाहिए। अगर कड़क होगा तो ये जाके पानी गिरने से जंग लगती है और जल्दी खत्म हो जाता टूट है। जाएगा मतलब। लचीला हो। हाँ लचीला हो, तो लचीला वाला वायर क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। मतलब वो ज्यादा लंबे समय तक रह सकता है। ठीक है, तो हमें ये 6-6 इंच के अंतर से, मतलब आधा फीट के अंतर से ये क्रॉस में ये जाला वाला 20 गेज का वायर बुनना। अब हम करते क्या है, अगर मान के चलो इसको अगर ये तार का ना करना हो तो आपके पास एक और विकल्प है, वो ये है कि अगर आपके पास बेम्बू है तो बेम्बुओं को आप फाड़ दीजिए और फाड़ के पहले एक बेम्बू के 2 पीस बना लीजिए, और 2 पीसों को जो हमने ये 16 गेज का वायर लिया है, इस 16 गेज के वायर पे हम स्ट्रेट वहां से ये ऐसे ऐसे ले जाते हैं और लास्ट तक बांध देते हैं। ठीक है, और फिर जो ये 20 गेज का वायर लिया, इसमें हम क्या करते हैं, उसी बैम्बू को और 4 बार फाड़ देंगे तो पतली पतली बंच बन जाएगी। सो उस पतली पतली बंच को हम स्ट्रेट यूं लगा देते हैं, तो जाके ये पूरी तरह से एक जाला बन जाता है। हाँ, फिर वो लोडेड हो जाता है, थोड़ा वजन हो जाता है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मजबूती ज्यादा आ जाती है और टाइम थोड़ा बढ़ जाता है, बस इतना होता है उसमें। ठीक है, सो अगर आप वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो 125 किलो की जो वेट है वो 16 गेज के वायर की लगती है, और 125 किलो की वेट आपकी 20 गेज की वायर लगती है। सो 15 से 20 हजार रुपए की कॉस्टिंग में 1 एकड़ की वायरिंग आपकी हो जाती है। और ये इससे भी कोई तकलीफ ही नहीं है, ये आप लगाओगे, ये जंग खा जाता है, 4-5 साल के बाद इसको लपेट के आप मिट्टी में डाल दोगे, ये जाके कंपोस्ट हो जाता है पूरी तरह से। ठीक है, इसका कोई मतलब नेचुरल वो नहीं है कि भाई कोई इन्वायरमेंट को उससे हानि हो। ठीक है, तो वो आयरन के रूप में मिट्टी में मिल जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पतली पतली घास डालते हैं, जो अभी दिख रही है, ये 1 साल पुरानी घास है, बस जस्ट अभी 10-12 दिन के अंदर ये रिन्यू हो जाएगा, फिर से नई घास लग जाएगी। तो पतली पतली हम ये घास डाल देते हैं। अब इस घास से क्या होता है, आधी धूप आधी छाया का इन्वायरमेंट बन जाता है। ठीक है, तेज धूप का कोई असर पौधे पर नहीं पड़ता, जो हमने बोला ना अनुकूल वातावरण पौधे को चाहिए ग्रो होने के लिए। तो इससे आधी धूप आधी छाया आती है, तो नीचे जो फसल होती है पत्ती वाली, या जो भी हम फसल बोते हैं, उस पर तेज धूप तेज गर्मी का असर नहीं होता, मतलब 50% धूप फिल्टर हो जाती है। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि आप इसमें फिर बेमौसम फसल भी उगा सकते हैं। ठीक है, जब ठंड में जो चीज नहीं आती वो ठंड में उगा सकते हैं, जो गर्मी में चीज तेज लपट के कारण नहीं उगा पाते हैं वो इसमें उगा सकते हैं, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। फिर अपन ने ये पूरा जब स्ट्रक्चर बना के रेडी हो गए, तो चारों तरफ जो दीवारें हैं, अब दीवारों को पैक करना है। तो दीवार हमारी क्या है, वो लास्ट है, तो इसको हमने साड़ी से पैक करते हैं। आप चाहो तो ग्रीन नेट से भी पैक कर सकते हैं। तो 7.5 फीट के आसपास का या 7 फीट के आसपास का पना आता है ग्रीन नेट का, तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका सस्टेनेबल जो विकल्प है वो साड़ी है। तो साड़ियाँ आपस में आप दोनों को सिल लीजिए, और जैसा ग्रीन नेट लगाते वैसे लगा के, और उसके पीछे से कोई भी एग्रीकल्चर वेस्ट आप ऐसे लगा के और वायर से उसको चाप दीजिए, बांध दीजिए, तो एक तरह से पक्की पूरी दीवार बन जाती है, और साड़ी बीच में फंस जाती है तो वो जल्दी फटती नहीं है, और 4-5 साल के आसपास की उसकी लाइफ हो जाती है। सो वो आप कर सकते हो, उसमें 2.5 से 5,000 रुपए तक का खर्चा आता है, और अगर आप ग्रीन नेट करते हैं तो उसमें 30-32 हजार रुपए तक का खर्चा आता है। ठीक है, सो हमने ये चारों तरफ बॉर्डर पे ये कर दिया। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जब बाहर की हवा चलती है बहुत तेज, तो खरपतवार के बीज उड़ के आते हैं आपकी फील्ड में, और जब खरपतवार के बीज फील्ड से आप उड़ के आएंगे आपके खेत में, तो क्या होगा कि आप घास निकालोगे, अगले साल फिर आपके खेत में घास हो जाएगी। लेकिन जब ये बॉर्डर रहती है तो आंधी तूफान से जो उड़ के आते हैं सीड से, वो आपके बॉर्डर पे ही वहीं पे रुक जाते हैं। दूसरा फायदा, बाजू वाला खेत केमिकल कर रहा है, ठीक है, पड़ोसी, अब बैगन लगे उसके यहाँ, उसने डाली दवाई, तो वो जाके जो कीड़े होते हैं, सॉरी वाइट फ्लाई वगैरह होती है, सफेद मच्छर, हरा मच्छर होता है, जो कि 6 फीट 5 फीट के नीचे ही फ्लाई करके उड़ते हैं, तो वो जाके इसके अंदर आ जाएंगे, आपकी फील्ड के अंदर आ जाएंगे। अगर आपने ये लगा रखी बॉर्डर, तो वो 6.5 फीट के ऊपर उड़ ही नहीं पाते, मतलब इसको क्रॉस करके आपके अंदर फील्ड पे नहीं आ पाएंगे, तो हमारे कीड़ों से सुरक्षा हो गई। तीसरा फायदा ये हो जाता है कि जब गर्मी के समय तेज गर्म हवा चलती है, तो लपट के कारण हमारी फसल खराब होती है, तो ये होने के कारण तेज हवा का या गर्म हवा का हमारी फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर ठंडी में चौथा फायदा, जब ठंडी में ठंडी हवा चलती है, तो जिसके कारण पाला लग जाता है, तो इसमें आप कितनी भी ठंडी पड़ जाए, हवा के माध्यम से पाला अंदर नहीं बैठ सकता किसी भी कीमत। पांचवा फायदा, किसी भी तरह का जानवर जैसे कि नीलगाय, हिरन,
और आपका जो गाय, जंगली सुअर। बकरी, कुत्ते, सुअर, इस तरह के जानवरों से भी काफी हद तक आपको सुरक्षा मिलेगी। सुअर का तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सुअर जो है ना नीचे से होल करके आ जाता है, लेकिन अगर आप इसमें अगर सुअर आते हैं आपके एरिया में, तो आप एक स्पेशल इसके साथ में लगाने के लिए कर सकते हो कि आधा फीट जो है ना गहरा आप खोद के और फिर इसको आप लगा दीजिए, तो फिर सुअर भी आपके पूरी तरह से सुरक्षा में रहेगा। अगर आपने ऐसे उठा के अगर जमीन के स्तर पे छोड़ दिया, तो थोड़ा भी लूज होगा, ढीला होगा, और वो सुअर जो है ना धक्का मार के अंदर से घुस सकती है। हाँ? नहीं नहीं, दीमक प्लास्टिक नहीं खाती। और अगर आप साड़ी का भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है उससे, दीमक से। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। तो पांचवा फायदा हो गया कि भैया जानवरों से भी सुरक्षा हो गई। और छठवां बड़ा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब फसल हम खेतों में उगाते हैं, तो निश्चित ही है, जब सारी नजरों से हम बचा लेते हैं तो इंसान की नजर से नहीं बचा पाते। तो जब अगर आप ये बॉर्डर लगा देते हो, तो इंसानों से भी आपको पूरी तरह से सुरक्षा मिल जाती है। क्योंकि खुले खेत में जब फसलें उगती हैं, तो निश्चित ही है किसी का भी मन ललचा जाता है। जब तक खेत में कुछ नहीं हो रहा, तब तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर फल लगे हुए हैं, तो किसी भी आदमी का मन ललचा सकता है। और नेचुरल सी बात है, खानी पीनी चीज पर जो है ना ललचाई जाता है, तो वो भी नुकसान आपको पहुंचा सकते हैं। तो उससे भी सुरक्षा होती है, क्योंकि आपके अंदर क्या हो रहा है, क्या उग रहा है, किसी को दिख ही नहीं रहा। कितना भी मैदान खेत हो, डब्बा सा दिखेगा आदमी को बाहर से, तो बस यही सोचता रहेगा, पता नहीं क्या हो रहा है इसके अंदर, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये बात है, तो इंसानों से भी सुरक्षा हो जाती है आपकी। तो 5-6 फायदे इसके हो गए। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद अब अपन फसल लगाना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ फरवरी के मंथ में सबसे पहले नंबर जमीन के अंदर कंद वाली फसल के रूप में अदरक